एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग 7 से 9 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास की, पेरिस ओलंपिक खेलों में जो भारत का प्रदर्शन रहा है उसकी बात करेंगे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम ने जो ओलंपिक में पदक जीता है उसकी बात करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो भारत में अभी नोटिफाई हुआ है उसकी बात करेंगे। नीरज चोपड़ा ने जो पदक जीता है उसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में आयोजित किए जा रहे उच्च ऊंचाई वाले पर्वतीय युद्ध, हाई ऑल्टीट्यूड जो है वो माउंटेन वॉर जो है, उस पर केंद्रित अभ्यास का नाम क्या है? पर्वत विजय, पर्वत प्रहार, शिखर प्रहार और हिमालय विजय। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये पर्वत प्रहार नाम से भारतीय सेना क्या कर रही है, लद्दाख में जो उच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है वो पर्वतीय युद्ध पर केंद्रित अभ्यास का आयोजन कर रही है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो है भारतीय सेना का पूर्वी लद्दाख जैसे पहाड़ी और उबड़ खाबड़ इलाकों में युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन और उनका विकास करना है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है जो भारत चीन सीमा है उसके करीब स्थित क्षेत्रों में सैनिकों की तत्परता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अभ्यास किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस पदार्थ के साथ 35% तक बायोबिटुमेन मिश्रण की अनुमति देने का क्या किया है, फैसला किया है? कोयला, लिग्निन, प्राकृतिक गैस और एथेनॉल। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये सरकार ने क्या किया है, 35% के लिग्निन मिश्रण के साथ बायोबिटुमेन मिश्रण बनाने की क्या की है, अनुमति दी है। ठीक है, और इसमें जो है जो पेट्रोलियम आधारित बिटुमेन है, ठीक है, जो खनिज तेल होते हैं, ठीक है, उनमें से जब पेट्रोल डीजल इनको अलग कर लिया जाता है तो एक काला चिपचिपा रंग का जो पदार्थ निकलता है उसको बिटुमेन बोलते हैं। तो वो पेट्रोलियम आधारित बिटुमेन जो है उसमें 35% तक लिग्निन मिलाने की क्या दी है, सरकार ने अनुमति दी है। ठीक है, बाकी जो है जो 1 टन पराली है, जो धान की भूसी है, जिसका जो है बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रभाव होता है पर्यावरण पर, क्योंकि जो है अक्सर मामले आते हैं कि लोग पराली को हटाने की बजाय उनमें क्या करते हैं, खेतों में ही आग लगा देते हैं। तो उस 1 टन पराली से क्या होगा, 30% बायोविटामिन, बिटुमेन 350 किलोग्राम बायोगैस और 350 ग्राम क्या बायोचारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ वर्ष 2023-24 में जो बिटुमेन की खपत 88 लाख टन थी, यह 2024-25 में करीब 100 लाख टन होने की उम्मीद है। ठीक है, तो इससे क्या किया जा सकता है, पराली का जो है वो अधिक जो है उपयोग किया जा सकता है पर्यावरण को बिना किसी नुकसान पहुंचाए। अगला क्वेश्चन, इसरो 15 अगस्त को कौन सा उपग्रह लॉन्च करने वाला है? EOS-7, EOS-8, GSLV Mark 3 और चौथा है SPS-4। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये EOS-8 जो है उपग्रह इसरो 15 अगस्त को लॉन्च करने वाला है। इस उपग्रह का जो पूरा नाम है वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8, EO-8। इसको इसरो अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D3 द्वारा क्या करेगा, लॉन्च करेगा। और इस मिशन का उद्देश्य माइक्रो सैटेलाइट को डिजाइन और विकसित करना, माइक्रो सैटेलाइट बस के उपयुक्त पेलोड उपकरण बनाना और भविष्य के उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को एकीकृत या इंटीग्रेटेड करना। ये बेसिकली आपका एक टेस्ट जो आपके मिशंस होते हैं उस मिशंस के तरह है, जिसके इनपुट्स को, जिसके आउटपुट्स को देखते हुए क्या किया जाएगा, आगे के भविष्य के जो उपग्रह हैं उनको क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। इस उपग्रह में जो है वो 3 पेलोड हैं, जिसमें से एक पेलोड क्या करेगा, मिड वेव इंफ्रारेड और लॉन्ग वेव इंफ्रारेड MWIR और LWIR बैंड में 24 घंटे अर्थात दिन और रात दोनों समय इमेज कैप्चर करने के लिए क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। तो ये क्या कर सकता है, पृथ्वी पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको ये लगातार कैप्चर कर सकता है। उस डेटा के बेसिस पे जो है वो एनालिसिस करके जलवायु या जो वृक्षावरण है या जो आपके जासूसी कार्य होते हैं उन सबको इसके बेसिस पर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट किस महिला पहलवान को हराकर पेरिस ओलंपिक के 50 किलोग्राम भार वर्ग में महिला कुश्ती के फाइनल में
पहुंची थी। जो विनेश फोगाट है ये 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खेल रही थी। बताना है कि किसको हराकर ये फाइनल में पहुंची थी। यूई सुसाकी, यूसनेलिस गुजमैन लोपेज, सारा हिल्देब्रंत और इमा खलीफा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। ये यूसेनलिस गुजमैन लोपेज हैं, इनको हराकर ये ओलंपिक के जो 50 किलोग्राम भार वर्ग की जो महिला कुश्ती थी उसके फाइनल में पहुंची हुई थी। हालांकि इनके वेट को लेकर जो है वो कुछ प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से ये प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। अगर ये प्रतियोगिता में रहती तो इनको जो फाइनल मैच खोलना था अपना, वो सारा हिल्देब्रंत के साथ खेलना था। ठीक है, बाकी जो है इन्होंने जो सेमीफाइनल खेला था वो ये जो यूसेनलिस गुजमैन लोपेज को हराया, ये क्यूबा की खिलाड़ी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम जिसने पेरिस ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता है के कप्तान हैं? पी आर श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह, ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये हरमनप्रीत सिंह जी जो हैं, ये जो पेरिस ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने जो कांस्य पदक जीता है उस टीम के ये कप्तान हैं। जबकि पी आर श्रीजेश जो है वो उस टीम में गोलकीपर थे और ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल जो है ये उसी हॉकी टीम के क्या है, अन्य खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह को जो है वो सरपंच उपनाम से भी खूब जाना जाता है। ठीक है, और भारतीय हॉकी टीम ने जो ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक जीता है वो स्पेन की टीम को हराकर जीता हुआ है। जबकि नीदरलैंड की टीम जो है इसने स्वर्ण या गोल्ड मेडल, जबकि जर्मनी की टीम ने रजत या सिल्वर मेडल जीता हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने जीता है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और कोई नहीं। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी, ये पेरिस ओलंपिक 2024 में जो जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता होती है, जिसको भाला फेंक प्रतियोगिता बोलते हैं, उसमें नीरज चोपड़ा ने द्वितीय स्थान पर रहते हुए रजत पदक जीता हुआ है। ठीक है, बाकी इन्होंने जो थ्रो किया है वो था 89.45 मीटर का इन्होंने थ्रो किया था, और ये इनका इस सीजन का क्या है, सर्वश्रेष्ठ थ्रो है। हालांकि पाकिस्तानी खिलाड़ी है अरशद नदीम, उन्होंने करीब 92.97 मीटर जो है थ्रो करके क्या किया है, इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम, मानस, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला और काजीरंगा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य होगा जिसको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अभी हाल में अधिसूचित किया गया है, वो है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला बाघ अभयारण्य। ठीक है, ये क्या होगा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा और इसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला अभयारण्य के क्षेत्रों को शामिल करके बनाया गया है। बात अगर वर्तमान में सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की करें तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। जबकि आसाम में जो मानस टाइगर रिजर्व स्थित है वो क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 6 दिवसीय 5 से 10 अगस्त 2024 दौरे पर किन किन देशों का भ्रमण करेंगे? फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते और इंडोनेशिया, फिजी, श्रीलंका और बांग्लादेश। इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए, ये फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते, ये 3 देश जो हैं इनकी यात्रा पर जो है वो भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया गई हैं। ये उनकी 6 दिवसीय यात्रा है जिसमें ये इन तीनों देशों को बारी बारी से क्या करेंगी, दौरा करेंगी। ठीक है, बाकी जो है एक यहाँ विशेष बात यह है कि जो फिजी देश है और जो तिमोर लेस्ते देश है, इन देशों में जो है ये पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं जिन्होंने विजिट किया है। अब से पहले कोई भी भारतीय राष्ट्रपति फिजी या तिमोर लेस्ते के दौरे पर नहीं गया हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग की सुविधा वाले ई जूते बनाए हैं? रियल टाइम लोकेशन ट्रेनिंग की फैसिलिटी वाले ई जूते बनाए हुए हैं शूज आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी इंदौर और आईआईटी मद्रास। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये आईआईटी इंदौर ने डीआरडीओ के सहयोग से जो है वो ये रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग की सुविधा वाले इलेक्ट्रॉनिक जूते
बनाए हुए हैं और इस तरह के जो 10 सोल हैं, जो जूते का निचला हिस्सा होता है जो जमीन पर पड़ता है, ठीक है, वो 10 सोल इन्होंने डीआरडीओ को सौंपे हुए हैं। ये जूते ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर तकनीकी पर आधारित है और ये जो क्या है, जूते मोशन एनर्जी का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पावर देने का काम कर सकते हैं। ये मोशन एनर्जी के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, पावर हार्नेस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनको पावर देने का ये काम कर सकते हैं। इसके साथ ही इनमें एक सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस मॉड्यूल का उपयोग करते हुए जो है इनकी सटीक लोकेशन जो है रियल टाइम में वो उसकी ट्रैकिंग की सुविधा भी है। इन जूतों का उपयोग क्या है, सैन्य, औद्योगिक और नागरिक उपयोगों में किया जाता है। इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग होगा वो सैन्य कार्यों में होगा, ताकि सेना का जो एक भी जवान है उसकी रियल टाइम लोकेशन जो है वो हमेशा जानकारी हो। और चूंकि ये स्वयं जो है वो विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ये पावर दे सकते हैं, तो इनमें वैसा भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि इनको आर्टिफिशियल पावर देने की जरूरत है या इनकी बैटरी से रिलेटेड कोई इश्यू है। तो ये भारतीय सेना के लिए क्या है, स्पेशली जहां पर जो है सीमा के दूर दराज के इलाके हैं, वहां जो पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं, उसमें इनसे बहुत सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर या रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? 5.5%, 6.0%, 6.5% और 7%। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी। ये आरबीआई ने जो है वो लगातार 9वीं बार रेपो रेट को जो है वो 6.5% पर क्या किया है, अपरिवर्तित रखा है। ठीक है, 6.5% रखा है। इसके अलावा इन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान जो दिया है वो 7.2% दिया है। साथ ही इन्होंने बताया है कि जो 2024-25 का वर्ष है, इसमें सीपीई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति जो है वो करीब 4.5% रहेगी। इस क्वेश्चन के बारे में आपको एक चीज और बता दूं कि पहले तो आप लोग टर्म जान लीजिए, एक होता है रेपो, एक होता है रिवर्स रेपो, ठीक है, उसके बाद से होता है एक बैंक रेट, ठीक, और एक होता है एसएलआर। ठीक है, तो आपको जब भी आप परीक्षा देने के लिए किसी में जाते हैं तो आप ये 4 चीजें जरूर पता करके जाएं कि वर्तमान समय में आरबीआई ने रेपो रेट क्या रखा है, रिवर्स रेपो रेट क्या रखा है, बैंक रेट क्या रखा है और एसएलआर क्या रखा है। साथ ही साथ इनकी परिभाषा भी आप याद करके जाएं। एक जो है जिसके बेसिस पर आरबीआई क्या करता है, बैंकों को कर्ज देता है। एक जो बैंक आरबीआई पे जमा करते हैं उस पे इनको ब्याज मिलता है। एक जो बैंक है, जो नॉर्मल जो लोग हैं उनको ऋण देते हैं। इस तरह से जो है ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म है, तो आप इन चारों के बारे में पढ़ाई करके जरूर जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 7 अगस्त और 5 सितंबर। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो पिछले ओलंपिक हुए थे, टोक्यो ओलंपिक, उसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता या जेवलिन थ्रो जो कंपटीशन था उसमें स्वर्ण पदक जीता था। और इसी पदक को जीतने की खुशी में क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष अब जो है 7 अगस्त को भाला फेंक, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इन्होंने जो है 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक खेलों में जो पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा थी उसमें 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। हालांकि इस बार इन्होंने थ्रो इससे ज्यादा दूरी का किया है, फिर भी ये रजत पदक जीत पाए हैं। ठीक है, फिर भी इनका जो है ओलंपिक में लगातार 2 ओलंपिकों में इन्होंने पदक जीता है, बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो 7 से 9 अगस्त के करंट अफेयर्स में इतने ही क्वेश्चंस हैं। अभी डेटा बहुत ज्यादा आ नहीं रहा है। ठीक है, जैसे जैसे डेटा आएगा आपको क्वेश्चंस का जो है वो क्वांटिटी भी बढ़ा देंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन रखें ताकि आपको नए कंटेंट की टाइमली जानकारी मिलती रहे। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।